हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट की, विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11 साइकोलॉजी। कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम बेसिकली दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। वन इज ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकंड इज दुर्गानंद सिन्हा's इकोलॉजिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन डेवलपमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और डेवलपमेंट के बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है और साथ ही साथ ये कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है। जैसे एनवायरनमेंट चेंज होने पर डेवलपमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है या फिर हेरिडिटी का भी डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। तो आज के जो दो मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम में इन दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है एज अ शॉर्ट नोट। हम उस तरह से भी पढ़ते हुए चलेंगे जिससे आपको ये कंपैरिजन क्लियर हो सके। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के कॉन्टेक्चुअल मॉडल की, डेवलपमेंट के मॉडल की। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर जो थे वो एक रशियन बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये अपनी थ्योरी में एम्फेसिस करते हैं ज्यादा रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। तो ये उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जिसे हम एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पिक्चर से हम इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप देख सकते हैं सेंटर में है द इंडिविजुअल, एक पर्सन जिसके आसपास जो बेसिक चीजें होती है जैसे उसकी फैमिली, स्कूल, पियर्स, रिलीजियस सेटिंग्स, नेबरहुड एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमेशा ही उसके आसपास रहती हैं, इन चीजों से वो कभी हटकर अलग नहीं चल सकता। जैसे कि एक बच्चा जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन अपनी स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 5 और 6 और मे बी 4, लेकिन उसकी जो स्कूलिंग होती है, जो उसकी एजुकेशन सिस्टम होता है, जो उसको अपने घर से मिलता है, वो फैमिली की फॉर्म में मिलता रहता है। इसी तरीके से फैमिली से जो उसका कनेक्शन होता है वो जैसे वो बॉर्न होता है तब से उसका बन जाता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है विद द एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है पियर्स, नेबरहुड, ये सब कुछ उसके एनवायरनमेंट में उसके आसपास हमेशा रहती हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती। तो इस मॉडल में जो सबसे ज्यादा क्लोज उसकी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को माइक्रो सिस्टम का नाम दिया गया और ये पहला एनवायरमेंटल फैक्टर रखा गया। नेक्स्ट फैक्टर की वो बात करते हैं तो उसको उन्होंने नाम दिया मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में वो सारी चीजें आती हैं जो इनके बीच का आपस का रिलेशनशिप है। जैसे कि जो फैमिली होती है वो आपके स्कूल के लिए, आपके पियर्स को लेके कंसर्न रहती है, जो आप हमेशा अपने नेबरहुड से कनेक्टेड रहते हैं, पियर्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जो आपस का रिलेशनशिप बनाती हैं, इस रिलेशनशिप को उन्होंने अपनी थ्योरी में नाम दिया मेसो सिस्टम का। नेक्स्ट हम आते हैं देन इट इज एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में उन्होंने क्या चीजें रखी? एक्सोसिस्टम में उन्होंने उन सारे सोशल सेटिंग्स की बात की जिससे एक जो चाइल्ड होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता या डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो चीजें चाइल्ड के डेवलपमेंट पर इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं। जैसे कि किसी बच्चे के पेरेंट्स का अगर ट्रांसफर हो जाता है, आपने आर्मी पर्सन्स में ऐसा बहुत सारा देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को अपने प्लेस से माइग्रेट करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर प्लेस। तो ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे का स्कूल चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो उस केस में वो सारी चीजें जो बच्चे के डेवलपमेंट पर इनडायरेक्टली अपना इफेक्ट डालती हैं, फर्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, क्योंकि वो डायरेक्टली इस चीजों से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चीजें उसके डेवलपमेंट पे फर्क डालती हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा मैक्रो सिस्टम की बात करी। मैक्रो सिस्टम में वो सारी आइडियोलॉजीज, वो सारे बिलीफ्स लिए गए जो हमारे कल्चर में आते हैं, जो हमारे जिन्हें हम अपने कल्चर में फॉलो करते हैं। हमने चैप्टर 3 में इस बारे में डिस्कशन किया है कि इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में कल्चर का क्या रोल होता है। तो वो सारे कल्चरल इफेक्ट्स जो होते हैं वो मैक्रो सिस्टम में आते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द क्रोनो सिस्टम। लास्ट इज क्रोनो सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है, दिस इन्वॉल्व्स इवेंट्स इन द इंडिविजुअल्स लाइफ कोर्स। जो कुछ भी सोशियो हिस्टोरिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाना, कोई इकोनॉमिक सेटबैक हो जाना, कभी किसी पर्सन के जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आ जाना जो उस बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट डालती है। तो इस तरह से यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने अपने इस मॉडल में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस किया वो एनवायरनमेंट पे किया और उसको कई पार्ट्स में एनवायरनमेंट के कई फैक्टर्स उन्होंने बना दिए जो हमने इस पिक्चर में देखे, समझे। उनका ये कहना था कि एनवायरनमेंट जो होता है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है? ये किसी भी छोटी से छोटी एक्टिविटी से भी क्रिएट हो सकता है और ये किसी बड़े से बड़े एक्शन से भी क्रिएट हो सकता है। चाहे किसी बच्चे के डेवलपमेंट में कोई छोटे से छोटा कॉन्वर्सेशन भी क्यों ना अफेक्ट कर रहा हो, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट सेटअप करता है उनके अकॉर्डिंग। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात कही। उन्होंने इसकी 5 लेयर्स की बात करी, 5 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसको उन्होंने माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम का नाम दिया। ये था ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स के कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे दुर्गानंद सिन्हा मॉडल की।
जो कहलाता है इकोलॉजिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, 1977 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। इन्होंने इस मॉडल में 2 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की बात करी। उन्होंने कहा जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो इन 2 लेयर्स पर डिपेंड करता है, और 2 लेयर्स को उन्होंने नाम क्या क्या दिया। फर्स्ट उन्होंने कहा वन इज द अपर और द मोर विजिबल लेयर। अपर लेयर यानी जो ऊपर से नजर आती है, दैट इज अपर एंड मोर विजिबल लेयर। एंड सेकंड उन्होंने कहा सराउंडिंग लेयर। तो 2 लेयर्स की इन्होंने बात करी। अपर लेयर में इन्होंने कैटेगराइज किया, अपर लेयर में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या टर्म्स आती है, वो उन्होंने एक्सप्लेन करी। तो उन्होंने सबसे पहले कहा होम, इट्स कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ ओवरक्राउडिंग, स्पेस अवेलेबल टू ईच मेंबर। यहाँ पर इन्होंने पहली अपर लेयर की बात करी, जो हमें आगे से नजर आता है। किसी भी बच्चे को आप देखिए तो आप उसके रहने सहने का जो तरीका होता है, जिस तरह से उसका लाइफ स्टाइल होता है, वो उसके घर से सबसे पहले नजर आता है कि वो किस तरह से रह रहा है। कोई बच्चा जो होता है उसको एक स्टडी के लिए रूम भी अवेलेबल होता है, प्रॉपर लाइब्रेरी भी उसको घर में प्रोवाइड कराई जाती है, या उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है। जबकि कई बार हम ऐसी फैमिलीज में भी देखते हैं जहाँ पे ओवर क्राउडेड होता है, बच्चे को अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिलता या पढ़ाई के लिए भी स्पेस नहीं मिल पाता। तो इस तरीके की कंडीशन को उन्होंने अपर लेयर में, मोर विजिबल लेयर में रखा। सेकंड उन्होंने कहा नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, जो कुछ भी उसकी स्कूलिंग है, जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, उसका नेचर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो पढ़ने के लिए जा रहा है, इसको उन्होंने इसी कैटेगरी में रखा, अपेरेंटली मोर विजिबल लेयर। आप किसी भी बच्चे से जब मिलते हैं तो आप उसके जिस स्कूल में वो पढ़ता है, आप उसके स्कूल को या जिस तरीके का स्कूल का एक इमेज होती है, उससे आप अंदाजा लगा पाते हैं कि वो बच्चे का जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा होगा, है ना। ये चीजें हम जनरल कंसीडर करते हैं, तो इस चीज को भी उन्होंने रखा। थर्ड पार्ट उन्होंने इसी का जो रखा वो रखा नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप्स फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। बच्चे के चाइल्डहुड में आते ही वो किस तरह के पीयर ग्रुप में रहता है, किस तरह की वो एक्टिविटीज करता है, किस तरह का उसका इंटरेक्शन है, यानी कि कुछ चीजें उसकी पर्सनालिटी की भी अगर हम यहाँ पर ले लें तो ये हमें ऊपर से नजर आती हैं। आप किसी बच्चे को जब देखते हैं तो देखकर हम काफी कुछ जज कर लेते हैं उसके बारे में। यही चीज है अपर एंड द मोर विजिबल लेयर, जो हमें नजर आ जाती है आगे से देखकर, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो हम किसी भी पर्सन में बेसिक देखते हैं। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम किसी को ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो कैसा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका रहने का कैसा तरीका है। सेकंड हम देखेंगे किस स्कूल में वो पढ़ता है, क्या उसका एनवायरमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है उसका, इस चीज को भी हम फोकस करते हैं। और तीसरी हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि उसका इंटरेक्शन कैसा है। जब वो बातचीत करता है तो हम उसका तरीका बता सकते हैं कि वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है या क्या चीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं दुर्गानंद सिन्हा ने अपने मॉडल में अपर एंड द मोर विजिबल लेयर्स में रखी। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग लेयर्स की, जो उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया। यानी 2 लेयर्स की बात की थी, जिसमें से सराउंडिंग लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो सराउंडिंग लेयर्स होती हैं वो चाइल्ड के डेवलपमेंट को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं, अपर लेयर के फैक्टर को भी। उन्होंने कहा कि जो सराउंडिंग लेयर्स होती हैं एनवायरनमेंट की, वो डायरेक्टली और कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं अपर लेयर को। अपर लेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सराउंडिंग लेयर उन्हें कैसे अफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सराउंडिंग लेयर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। बच्चा किस जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में रहता है, ये उसके सराउंडिंग लेयर में आता है, और ये अफेक्ट करता है कि बच्चा अगर किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये चीज अफेक्ट करेगी। इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें इंक्लूड करी, स्पेस एंड फैसिलिटीज फॉर प्ले एंड अदर एक्टिविटीज अवेलेबल आउटसाइड द होम। देखिए ये चीजें सब सेकेंडरी हो जाती हैं। जब हम किसी पर्सन के घर में अगर जाते हैं तो उसका जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके रहने का तरीका या वो जिस तरह से भी वो उसका लाइफस्टाइल है, वो तो प्राइमरी केस हो जाएगा। लेकिन वो बाहर किस तरह से रहता है, या वो उसको किस तरह से खेलने के लिए स्पेस अवेलेबल है, या अपनी एक्टिविटीज के लिए क्या चीजें अवेलेबल है, ये सब सेकेंडरी हो जाती है। इसीलिए इन्होंने इसको सराउंडिंग लेयर्स में रखा, और ये भी अफेक्ट करती हैं उस चीजों को जो हमारा अपर लेयर की कैटेगरी में आती हैं, उन सब को। सेकंड उन्होंने रखा इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स प्रोवाइडेड बाय कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। ये सारी चीजें जो कि सेकेंडरी हो जाती हैं, जब लेकिन अफेक्ट तो करती हैं एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजों को उन्होंने सराउंडिंग लेयर्स में रखा। इसके अलावा उन्होंने कहा जनरल एमिनिटीज अवेलेबल फॉर द चाइल्ड लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और भी बहुत सारी चीजें कि किस तरह से बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस तरीके से वो उसकी फूड हैबिट्स हैं, बाकी चीजें जो हैं वो इसमें उन्होंने ऐड करी। तो सराउंडिंग लेयर्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो मेन है वो रहेगी अपर एंड द मोर विजिबल लेयर, जो हमें इजिली विजिबल होती हैं। अब उन्होंने अपने इस मॉडल में 2 पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया लेयर्स को, लेकिन उन्होंने एक्चुअली इससे कंक्लूजन क्या निकाला उसकी बात हम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो विजिबल और सराउंडिंग लेयर्स होती हैं ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। यही फैक्टर्स
हर पर्सन के लिए ये सारे फैक्टर्स अलग-अलग होते हैं। तो हमेशा जब अलग-अलग तरीके से रिएक्शन होगा तो रिज़ल्ट और प्रोडक्ट भी अलग-अलग आएगा। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट पीपल के लिए ये जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, जो डेवलपमेंट की फॉर्म बनकर आती है, ये हर पर्सन के लिए अलग-अलग होती है, हर बच्चे के लिए अलग-अलग होती है क्योंकि एनवायरनमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। ये फैक्टर्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाते हैं, है ना? क्योंकि इसमें फिर वही सारी बातें अगर वापस लौटकर पहुँचे हम डेवलपमेंट की तरफ तो वो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट सब कुछ अगर वापस से जोड़ने की कोशिश करें, तो उन्होंने जो कंक्लूजन इस मॉडल से दिया, उन्होंने ये कहा कि जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, वो चेंज हो सकता है इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन में, बदलता रहता है और हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से दुर्गानंद सिन्हा ने अपने इस मॉडल में डेवलपमेंट को इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो ये दोनों मॉडल्स आज हमने डिस्कस किए। दीज आर द मॉडल्स वी वर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर कोई भी डाउट आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी है, देन प्लीज डू आस्क अस। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज फास्ट एज पॉसिबल एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट forget to subscribe to our channel if you have not done it yet. So thank you so much. Keep studying with us. Bye bye. See you soon.